हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रोज सेक्शन का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। पिछले वीडियोस में हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरा जो कवर है बुक पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर साथ में पढ़ रहे हैं। सो हमने पार्ट ऑफ स्पीच में काफी सारे शायद प्रेपोजिशन को छोड़ के बाकी सबने हम सारे चीज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम प्रेपोजिशन का वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का मतलब होता है कि ऐसे आइडियाज, ऐसे विचार जिन्होंने मानव जाति की मदद की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्ट्रैंड रसेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872 टू 1970। तो बर्ट्रैंड रसेल का पूरा नाम है आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। अब ब्रिटिश फिलोसोफर, एक दार्शनिक थे, ब्रिटिश दार्शनिक थे, एक हिस्टोरियन थे, मतलब एक इतिहासकार थे, एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है समाज सुधार, और एडवोकेट मतलब वकालत करते थे सोशल रिफॉर्म के, या फिर समर्थक थे। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिविद, एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट का मतलब होता है विख्यात तर्कवादी। ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रख्यात तर्कवादी थे। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, और एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब एक प्रतिभाशाली राइटर थे। He was also a commentator on a large variety of topic, और वो एक कमेंटेटर भी थे, मतलब टिप्पणी करता भी थे। एक लार्ज वैरायटी पे वो क्या करते थे, बहुत अलग अलग वैरायटीज पे ऑफ टॉपिक्स में, मतलब सब्जेक्ट विषयों पे क्या करते थे, कमेंट करते थे। His comments on sex, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor। वे जो हैं जिन सारे टॉपिक्स पे उन्होंने कमेंट्स की है, जो कि बहुत ही पिथी यानी बहुत ही मतलब सटीक होती थी, और फुल ऑफ कैंडोर मतलब स्पष्टता से भरी हुई होती थी। इन 1950 रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था, अवार्ड 1950 में रसेल को क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। In recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought, जिसमें उन्होंने रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना, और वेरिड एंड सिग्निफिकेंट यानी विविध और बहुत ही महत्वपूर्ण राइटिंग्स था, जिसमें उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी मानवतावादी जो आदर्श हैं, और जो विचारों की जो स्वतंत्रता है, उसमें उन्होंने उसका समर्थन किया, अपने राइटिंग्स में उसका समर्थन किया है। इन दो चीजों का, विचारों की स्वतंत्रता और मानववादी जो आदर्श है उनका। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, और दुनिया के जाने माने बुद्धिमानों में से एक हैं बर्ट्रैंड रसेल। रसेल वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, और रसेल की वॉइस में बहुत ही नैतिक बल है, ठीक है, मतलब वो अपनी बातों से बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। He was original and provocative in his attitude, और वे अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार से बहुत ही ओरिजिनल है, मतलब एकदम सच्चे हैं, और प्रोवोकेटिव यानी बहुत ही आक्रामक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत खुल के बात करना पसंद करते हैं। एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन स्टाइल, और वो अपने स्टाइल से बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। His writing emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty। उनकी जो राइटिंग्स है वो रीजन पे, इंटेलिजेंस पे, ह्यूमन हैप्पीनेस पे, पीस पे, और लिबर्टी का मतलब होता है आजादी पे, एम्फसाइज का मतलब होता है जोर देना। इन सारी चीजों को एम्फसाइज करती है, मतलब इन सारी चीजों पे जोर डालती है। His major works include A History of Western Philosophy, Human Knowledge, Its Scope and Limits, Authority and the Individual, Has Man of Fact and Fiction, My Philosophical Development, Conquest of Happiness, Marriage and Morals, Road to Freedom, In Praise of Idleness, Why I'm Not a Christian। ये सारे जो हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और यहाँ पे जो Why I'm Not a Christian, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ये किसकी मतलब रचना है।
इसके राइटर कौन है, तो आप लोग याद रखना कि ये इसके राइटर बर्ट्रैंड रसल है। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। बिफोर वी डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर अ हेल्प टू मैनकाइंड। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करें, हमें कुछ कंसेप्शन, हमें कुछ अवधारणाएं बनानी होंगी कि उन चीजों के बारे में जो जो हम समझते हैं कि जिन्होंने मानव जाति की मदद की। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हम समझते हैं कि जिन्होंने मानव जाति की मदद की, तो हम उन सारे अवधारणाओं को पहले देखेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। क्या मानव जाति की मदद तब हुई जब वो ज्यादा नंबर में हुए, मतलब ज्यादा उनकी संख्या जब बढ़ी, तो इस चीज में उनकी मदद की। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या फिर जब वो एनिमल्स की तरह लेस लाइक, मतलब उनकी जैसा कम दिखने लगे, मतलब वो थोड़े थोड़े जानवरों से अलग होने लगे, जब वो दो पैरों पे चलने लगे, जब उनके शरीर से मतलब बाल, उनके शरीर से बाल कम होने लगे, या फिर जब उनका बिहेवियर, या फिर जो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे, अपने लिए घर बनाने लगे, खेती करने लगे, इस चीज ने उनकी मदद की। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या फिर जब वो ज्यादा खुश रहने लगे, तब इस चीज ने उनकी मदद की। और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर जब वो उन्होंने अलग अलग विभिन्न प्रकार के, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी विभिन्न प्रकार के जब अनुभवों का आनंद लेना सीख लिया, तब इस चीज ने उनकी मदद की। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर जब वो जानने लगे, ज्यादा जानने लगे, तब इस चीज ने उनकी मदद की। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या फिर जब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने लगे, तब इस चीज ने उनकी मदद की। आई थिंक ऑल दिस थिंग केम इनटू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं, हमारे कंसेप्शन में ये सारी चीजें आनी चाहिए जिसने मानव जाति की मदद की। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और इसके बारे में मैं बहुत ही छोटे छोटे तथ्यों पे बात करूंगा, इस सारे हमने जो कंसेप्शन बनाए हैं इन सारे कंसेप्शन पे। तो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। The most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंडबिटेबल है, मतलब बिना किसी संदेह के जो पहला हमारा जो पहलू है, जो पहला संदर्भ है, ये हमारा नंबर ही है। ठीक है, क्योंकि जब नंबर्स, इंसानों की जब संख्या बढ़ने लगी, तब वो ज्यादा अपने आप को सिक्योर, अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे, और इस चीज ने उनकी काफी मदद की। There must have been a time when Homo sapiens were very rare species। ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर कि ऐसा एक टाइम रहा होगा, ठीक है, पास्ट में एक ऐसा टाइम रहा होगा जब होमो सेपियंस जो है वो बहुत ही रेयर स्पीसीज रहे होंगे, मतलब दुर्लभ प्रजाति रहे होंगे। होमो सेपियंस जो है वो इंसानों का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे होमो सेपियंस का मतलब इंसान ही है, और वो जो रहे होंगे बहुत ही रेयर स्पीसीज, यानी बहुत ही कम, उनकी जो आबादी होगी बहुत कम होगी। सबसिस्टिंग प्रीकैरियसली इन जंगल्स एंड केव, वो अपना जीवन जो है बहुत ही खतरों के बीच में जंगलों और गुफाओं में रह के बिताते होंगे। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बिट्स, और जंगली जो जानवर होते हैं उनसे टेरिफाइड का मतलब होता है डरना। ठीक है, उनके डर में रहते होंगे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, यहाँ तक कि उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा अपना खाना जुटाने में। एट दिस पीरियड biological advantage of his greater intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation। और इस दौरान उनकी जो बायोलॉजिकल, उनकी जो जैविक जो उनका लाभ था, ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि का, क्योंकि वो उनको बायोलॉजिकल यानी जैविक तौर पे मिला था, उन्होंने ये इंटेलिजेंस कहीं से सीखा नहीं था, बल्कि उनके दिमाग में उनको नेचुरली उनको मिला था इंटेलिजेंस, जो कि क्यूमुलेटिव था, मतलब जिसको वे लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करते थे, पहुंचाते थे, मतलब अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को वही सेम इंटेलिजेंस वो पास करते थे। इस तरह उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती थी, नेक्स्ट पीढ़ी मतलब अगली जो पीढ़ी होती थी, वो उनसे भी ज्यादा क्या होती थी, इंटेलिजेंट होती थी, और इस तरह उनसे आगे वाली पीढ़ी और भी इंटेलिजेंट होती थी, और इस चीज ने उनकी काफी मदद की। और क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि संचय, यानी किसी चीज को बचा के रखना। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो थी वो बचा के वो लोग रखते थे, मतलब क्यूमुलेटिव थी, उसको वे लोग बचा के रख सकते थे, कोई खर्च होने वाली चीज नहीं थी।
और इस तरह वो अपनी अगली पीढ़ी को भी अपने जो उन्होंने चीजें सीखी होती हैं वो अगली पीढ़ी को भी वो सिखाते थे। Had scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy, और इस तरह उन्होंने अपनी जो लॉन्ग इन्फेसी थी, मतलब जब धीरे धीरे इंसान जानवरों से अलग हो रहे थे, जब वो अपने दो पैरों पे चलना सीख रहे थे, जब उनके पास उनके शरीर से बहुत बाल जो थे वो तो जानवरों के मुकाबले में कम हो रहे थे, तब ये जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी और इस तरह उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो उनके लिए डिसएडवांटेज था, मतलब एक मुसीबत था, कोई लाभ नहीं था, मतलब हानि थी। ये जो लॉन्ग इन्फेसी का जो टाइम था ये बहुत लंबा था। लॉन्ग इन्फेसी का मतलब होता है शैशवावस्था, मतलब एक बच्चे की तरह उनका जो दिमाग था उस तरह का था। और ये जो डिसएडवांटेज था उसको वो अपने इंटेलिजेंस वाले एडवांटेज से क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। His lessened agility as compared with monkey, उनकी जो एजिलिटी थी यानी बुद्धिमानी थी या फिर जो चंचलता थी वो मंकी के कंपेयर में कम थी। एंड his lack of hirsute protection against cold, और उनके शरीर पे भी बाल की कमी थी, मतलब बालों से उनका शरीर नहीं ढका हुआ था जिससे कि वो ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। In those days, the number of men must certainly have been very small, और इस दौरान जो इंसानों की जो संख्या होगी बहुत थोड़ी होगी, बहुत कम होगी। The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population, और इस तरह उन्होंने अपनी जो सारी जो उनकी टेक्निकल स्किल्स थी वो अपना इंक्रीजिंग या पॉपुलेशन यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में उन्होंने इस्तेमाल की। आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज इंटेंशन, यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मेरा ऐसा कहना का मतलब नहीं है कि वो उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया था। इंटेंशन का मतलब इरादा, उनका ऐसा इरादा था, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का उनका इरादा था, ऐसा नहीं था। बट दैट इट वॉज, लेकिन ऐसा ही हुआ, ठीक है। इनफैक्ट द इफेक्ट, बल्कि तथ्य यही कहते हैं, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, पहले शुरुआती दौर में बहुत कम थी लेकिन आज बहुत ज्यादा है। If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice, और अगर कुछ इसमें खुशी मनाने की बात है तो हमारे पास मौका है खुशी मनाने का। नेक्स्ट फैक्ट है उसको देखेंगे हम। We have also become in certain respect progressively less like animals, और कुछ मामलों में, कुछ पहलुओं में हम निश्चित तौर पे जानवरों से कम दिखने लगे, मानो जानवरों की तरह कम दिखने लगे थे। I can think in particular of two respect, मैं इसे दो संदर्भों में देखना चाहूंगा। पहला है that acquired as opposed to congenital, ठीक है, मतलब पहला जो है वो जो हमने अर्जित किया, एज अपोज टू कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात जो चीज हमें मिली होती है, उसके विरोध में जो हमने एक्वायर किया, जो हमने अर्जित किया, जो हमने सीखा वो चीज। स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, जो स्किल्स थे, जो मतलब जो हमारी जो कला थी, जो हमारी कौशल थी इंसानों में जो थी, वो हमें उनको उनकी लाइफ में काफी मदद कर रही थी, लगातार उनको आगे की तरफ बढ़ा रही थी। एंड सेकेंडली दैट अज्यूम मोर एंड मोर डोमिनेंट इम्पल्स, और जो सेकंड था वो क्या था, ज्यादा से ज्यादा वे अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब अपनी बुद्धि को क्या करते, बढ़ा रहे थे। इन दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल, और इस तरह इन रिस्पेक्ट में हम निश्चित तौर पे इंसानों से जानवरों से कम, जानवरों की तरह कम दिखने लगे थे। फिर देखते हैं एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, और हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे हैं। हैप्पीनेस के बारे में बोला जाए तो मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। बर्ड्स इट इज ट्रू, कि जो पक्षी होते हैं ये सही है, डाइड ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, कि विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान वो बहुत बड़ी संख्या में भूख से मारे जाते हैं। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पासेज, अगर वे मतलब प्रवासी पक्षी नहीं है तो, ठीक है, मतलब जो एक मौसम से दूसरे मौसम में दूसरी जगह पे जाते हैं उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। अगर वे प्रवासी पक्षी नहीं है तो जो पक्षी होते हैं वो काफी संख्या में भूख से मरते हैं सर्दियों के दौरान। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ, लेकिन गर्मियों के दौरान वो इस चीज को नहीं देख पाते। ये जो कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विनाश, जो उनके साथ विनाश हुआ था, लेकिन गर्मियों के दौरान वो इस चीज को नहीं देख पाते, मतलब ये जो विनाश हुआ था वो उसको वो नहीं देख पाते।
और रिमेम्बर हाउ नियरली इट बिफॉल देम इन प्रीवियस विंटर, और नहीं ये याद रख पाते हैं कि पिछली सर्दी में उनके साथ क्या हुआ था। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, लेकिन इंसानों के साथ देखा जाए तो मामला कुछ और है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर कि मुझे डाउट है कि जो परसेंटेज ऑफ बर्ड्स है, यानी जो जो पक्षियों की जो परसेंटेज है जो मरे थे इस विंटर के दौरान, इस जो अभी सर्दियां जो चल रही है इस दौरान, इज एज ग्रेटर एज द percentage of human being that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। बोल रहे हैं जो चिड़िया जो पक्षी मरे थे वो उनकी संख्या काफी ज्यादा है इस मुकाबले जो इंसान मरे हैं इस सर्दियों में, इसी कारण से यानी भूख के कारण से इंडिया और सेंट्रल यूरोप में ड्यूरिंग द सेम पीरियड, सेम दौरान मतलब सेम प्रेजेंट विंटर में, मतलब 1946 और 47 के सर्दियों के दौरान जो पक्षियों की मरने की संख्या है और इंसानों की जो मरने की संख्या है, तो पक्षियों की मरने की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है इंसानों से। बट every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety। लेकिन जो प्रत्येक ह्यूमन की जो मौत होती है, प्रत्येक इंसान की जो मौत हुई थी भूख से, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख से, इज प्रेसिडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, वो काफी लंबे समय से एंजाइटी यानी कि मतलब दुख से, चिंताओं से क्या होता है, जूझ रहा होता है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, और साथ में वो अपने एंजाइटी, अपनी चिंताओं से तो जूझ ही रहा ही होता है, बल्कि वो अपने आसपास अपने पड़ोसी के भी चिंताओं से जूझ रहा होता है। वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, हम सिर्फ अपने उन्हीं सिर्फ संकटों या फिर उन्हीं बुराइयों से नहीं लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं जो एक्चुअली में हमारे सामने आती हैं, बट ऑल्सो दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन टू फियर, बल्कि उन सारे मतलब सारी चिंताओं से भी हम लड़ रहे होते हैं जो हमारा इंटेलिजेंस जो है, जो हमारा बुद्धि जो है, जो बोलता है कि हमें इस चीज से भी डरनी चाहिए, मतलब हम फ्यूचर की चीजों के बारे में सोच के भी डरते हैं अभी से ही, और उसकी चिंता भी हम अभी से ही करने लगते हैं। The curbing of impulses to which we are led by forethought avert physical disaster at the cost of worry and general lack of joy। ठीक है, द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स का मतलब होता है, कर्बिंग का मतलब होता है अंकुश, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना, हम अपनी सोच पे, इम्पल्स का मतलब यहाँ पे अपनी सोच पे एक रोक लगा देना जो हमें लीड करता है फॉर थॉट, यानी आगे की बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। एवर्ट्स फिजिकल डिजास्टर मतलब हम आगे की और सोच के तो हम अपना फिजिकल, अपनी जान को तो बचा लेते हैं एट द कॉस्ट ऑफ वरी, और उस कीमत क्या होती है उसकी, हम अपनी चिंताओं के कॉस्ट पे, और जनरल लॉस ऑफ जॉय यानी अपनी खुशी की कमी के कॉस्ट पे उस अपनी जान को तो बचा लेते हैं। जैसे चिड़िया जो होते हैं वो ना ही अपने जो पिछले विंटर में होता है उसको वही वो याद रखते हैं, और ना ही वो गर्मियों में देख पाते हैं कि फिर से सर्दियां आने वाली हैं और इस चीज फिर से हमारे साथ वैसा ही होगा। लेकिन जो इंसान है वो क्या करता है, आगे वो भूख से ना मरे इसलिए वो मतलब अपने लिए खाना तो जुटाता ही है, लेकिन साथ में वो इस जुटाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहता है, और अपनी जो खुशी है, एक्चुअल जो जॉय है, उसको वो क्या कर लेता है, नजरअंदाज कर देता है। मतलब वो अपनी फिजिकल डिजास्टर से तो बच जाता है, लेकिन वो अपनी चिंताओं से नहीं बच पाता है। I do not think that the learned men of my acquaintance इवन वेन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो लर्नड मैन यानी जो पढ़े लिखे काफी अच्छे जो मतलब पढ़े लिखे जो मेरे जान पहचान के जो लोग हैं, इवन वेन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, यहाँ तक कि उनके पास काफी अच्छी आमदनी भी है, आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्ब फ्रॉम देयर टेबल्स, वो उतने भी खुश हैं जितने कि उन्हीं के टेबल पे से जो चूहे हैं, उनके टेबल पे से जो क्रम्स यानी जो मतलब जो छोटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब खाने के जो टुकड़े हैं उठा के खा लेते हैं जो चूहे, उतने भी खुश नहीं है जितने कि वे लोग टेबल्स वाइल द एरोडेट जेंटलमैन स्नूज। ठीक है, जो चूहे हैं, जब एरोडेट का मतलब होता है पढ़े लिखे, जो जेंटलमैन है वो जब झपकियां लगते हैं अपने टेबल्स पे, तब जो उस दौरान जो चूहे हैं उनके टेबल से जो क्रम्स यानी जो कुछ गिरा होता है उसको खा लेते हैं, वो उतने भी खुश नहीं होते हैं जितने कि वो चूहे खुश होते हैं। ठीक है,
मतलब वो जो मतलब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मेरे जान पहचान के जो लोग हैं वो चूहे जितने भी खुश नहीं है, ठीक है, जिनके पास सिक्योर इनकम है, मतलब उनके पास काफी जो नौकरी है, उनके पास काफी इनकम है, मतलब आमदनी है, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी उतने खुश नहीं है जितने कि वो चूहे खुश है। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. और इस संदर्भ में मतलब हैप्पीनेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोग्रेस हुई है। 5 देखते हैं पैराग्राफ। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, अगर एंजॉयमेंट्स की डाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रकार के खुशियों की बात की जाए, हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज, फिर भी जो मैटर है वो कुछ और है। I remember reading an account of some lions who are taken to a movie showing the successful। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था, एक विवरण पढ़ रहा था लायंस के बारे में, जिन्हें एक मूवी दिखाने के लिए ले जाया गया था। डिप्रेडेशन ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट, जिनको दिखाया गया कि जो लायंस हैं वो कैसे एक वाइल्ड स्टेट में अपने आप को दिखा रहे थे, मतलब उछल कूद मचा रहे थे। डिप्रेडेशन का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। तो वे जो है लायंस को ही लायंस की मूवी दिखाई जा रही थी, ठीक है, बट नन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल, लेकिन कोई भी उनमें से कोई भी इस नजारे से खुश नहीं था। नॉट ओनली म्यूजिक and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasure to animals। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना ही म्यूजिक, ना ही कोई पोएट्री, ना ही कोई विज्ञान, ना ही कोई खेल, और ना ही कोई मतलब अल्कोहल मतलब कोई भी शराब, इन सारी चीज एनिमल को खुशी नहीं दिला सकती है। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than is open to animals, but we have मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंस है वो निश्चित तौर पे उसने हमें सक्षम बना दिया है कि हम ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स को ले सके, ठीक है, जो एनिमल्स के लिए भी खुली है, लेकिन एनिमल्स को इन सारी चीजों से खुशी नहीं मिलती है, बल्कि हमारा जो दिमाग है उसने हमें म्यूजिक से भी खुशी मिलती है, हमें पोएट्री से भी, हमें साइंस, फुटबॉल, अल्कोहल, इन सारी चीजों से भी खुशी मिलती है, लेकिन जानवरों को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता है। But we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom। लेकिन हम इन सारे एडवांटेज, इन सारे बेनिफिट्स, इन सारे लाभों को हमने एक कीमत पे खरीदा है। एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोर्डम, हम बोरियत यानी उदासी के बहुत बड़े बोझ या फिर जिम्मेदारी के एक एक्सपेंस पे, एक खर्च पे हमने इन सारे एंजॉयमेंट्स को खरीदा है। नंबर नॉट मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर कि ऐसा मुझे बोला जाएगा कि ना ही नंबर्स, ना ही संख्या, और ना ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर यानी खुशियों की संख्या, मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी की खुशियां मैन की ग्लोरी को नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है, मतलब मैन की किसी इंसान की खूबियों को नहीं दिखाती हैं। इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी, जो इंसान को बहुत ही मतलब प्रभावशाली बनाती है, बहुत ही अच्छा बनाती है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी बुद्धिमानी और उसकी मोरल क्वालिटी यानी नैतिक गुण बनाते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जानवरों से ज्यादा जानते हैं। एंड इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, और ये कॉमन चीज है, मतलब ये सामान्य सी बात है कि इसको हम अपना एडवांटेज समझते हैं, कि हम इसे अपना लाभ समझते हैं। वेदर इट इज चाहे वो ये हो भी, मतलब चाहे ये एडवांटेज हो या फिर ना हो, इनफैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, चाहे ये हो या फिर ये एडवांटेज ना भी हो, मुझे शक है, मे बी डाउटेड, इस पे शक किया जा सकता है, ठीक है, कि ये जो एडवांटेज है हमारे लिए या फिर नहीं। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स, लेकिन ये कुछ तो है जो हमें जानवरों से क्या करता है, अलग बनाता है। डिस्टिंग्विशेस का मतलब होता है कि अंतर करना, मतलब अलग करना, जो हमें जानवरों से क्या करता है, अलग बनाता है। ब्रूट्स का मतलब जानवर होता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।